हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 है और उसका बड़ा ही प्यारा सा नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं संततता तथा अवकलनीयता के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो सबसे पहले जो कंटिन्यूटी है, इसी टॉपिक को अपन लेके चलेंगे। उसके बाद में अपन डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो कंटिन्यूटी नाम से देखो पता चल रहा है, कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस, लगातार, बिना टूटे हुए। ठीक है, यानी कि संततता क्या होती है कि यदि किसी फंक्शन का ग्राफ, यानी कि कोई भी फंक्शन आपके पास में fx, और उस फंक्शन का ग्राफ अगर अपन ड्रॉ करें और वो बिना टूटे लगातार चलता रहे, तो फिर वो फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास में कोई फंक्शन है और वो फंक्शन कुछ इस प्रकार का है, इस प्रकार से चल रहा है। तो ये जो फंक्शन चल रहा है वो कहीं ब्रेक नहीं हुआ, तो फिर ये फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि y² = 4ax, और ये पैराबोला का क्या है? इक्वेशन है, और ये फंक्शन भी है। इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे आप, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का होगा, और ये क्या होगा? एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। cos x का जो ग्राफ होगा, cos x का ग्राफ, और cos x का ग्राफ जो चलता है वो कुछ इस प्रकार से चलता है, और वो होगा आपके पास में ऐसा, और इधर भी कुछ इस प्रकार से चलेगा। तो ये भी क्या है? एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। और भी काफी फंक्शन अपने पास में, जैसे मान लो आपके पास में है y = x, तो y = x जो फंक्शन होगा आपके पास में, वो क्या होगा? मूल बिंदु से पास करेगा। क्या करेगा? मूल बिंदु से गुजरेगा, और ये भी क्या होगा? एक कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। और एग्जांपल की बात करें तो y = c, और इसी को लिख सकते हैं अपन fx = y, और ये जो होगा वो भी क्या होगा? एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और ये जो लाइन होगा, कहीं कांस्टेंट फंक्शन इसे कहते हैं, अचर फंक्शन इसे कहते हैं, और ये जो अचर फंक्शन होगा वो x एक्सिस के पैरेलल क्या होगी? एक रेखा होती है। तो ये सारे के सारे जो फंक्शन है वो क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि ये लगातार बिना टूटे हुए, यानी कहीं ब्रेक नहीं कर रहे हैं और लगातार चल रहे हैं, तो ये क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन तो हो गया अपने पास में। अगर मान लो कोई ग्राफ या किसी फंक्शन का ग्राफ कहीं ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, ठीक है, तो जैसे मान लो आपके पास में कोई फंक्शन है और वो फंक्शन कुछ इस प्रकार का है, और ये बीच में कहीं ब्रेक कर गए, और मान लो ये यहाँ पे ब्रेक कर गए। यहाँ पे देखो क्या है कि जैसे मान लो एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, अब प्रत्येक क्वेश्चन का आप ग्राफ तो बनाने बैठोगे नहीं कि भाई प्रत्येक क्वेश्चन का आप ग्राफ बनाओगे और फिर उसकी कंटिन्यूटी के बारे में आप उसको बताओगे कि इसका जो ग्राफ बना है वो इस प्रकार का बना है, और ये कहीं टूटा नहीं है, लगातार चल रहा है, तो संतत हो गया। कहीं ब्रेक हो गया तो फिर क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो एग्जाम में अपन ग्राफ बनाने नहीं बैठ सकते। तो फिर जो मैथमेटिकली इसकी फॉर्म होगी वो अपने को समझनी है कि अगर आपने को क्वेश्चन प्राप्त हो, क्वेश्चन आपको मिले, तो उसको जो मैथमेटिकल प्रूफ अपने को उसको किस प्रकार से सोल्व करना है, वो फॉर्मेट अपन यहाँ पे देखेंगे। तो अपने पास में कोई फंक्शन था और y = fx कोई फंक्शन है आपके पास में, और ये जो फंक्शन चल रहा था वो बीच में ब्रेक हो गया, और मान लिया मैंने कि ये इस पॉइंट पे ब्रेक हो गया, और ये जो पॉइंट है उस पॉइंट को मैंने मान लिया कि x = c पॉइंट पे क्या हो गया? ये ब्रेक हो गया। एक चीज और समझो कि अगर मान लो आपके पास में कोई फंक्शन है y = fx, ठीक है, ये क्या है? आपके पास में फलन है, फंक्शन है, और इसे भी क्या कहते हैं? प्रतिचित्रण भी कहते हैं। फंक्शन है, तो अगर मैं ये कहूं कि ये फंक्शन जो आपको दिया गया है वो कंटिन्यूअस है या संतत है, तो ये जो आपका कथन होगा वो क्या होगा? पूर्ण कथन नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको फंक्शन दिया गया है और वो संतत बता रहा है, तो फिर आपको वो एक जो फिक्स्ड पॉइंट होगा या फिर अंतराल होगा, वो उस अंतराल में देगा आपको, यानी कि वो आपको क्या देगा? या तो कोई किसी
किसी खास बिंदु पे बताएगा कि जो खास बिंदु x a होगा या फिर कोई खास पॉइंट x c पे जो दिया गया फलन है वो क्या होगा, संतत होगा। तो किसी भी फंक्शन के लिए अगर अपने को मान लो संततता जांच करनी है तो फिर वो आपको क्या देगा, कोई फिक्स पॉइंट आपको देगा या फिर वो क्या देगा, आपको अंतराल देगा। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे कि कोई फंक्शन आपके पास में है और ये कहीं से ब्रेक हो गया। मान लिया ये जो पॉइंट आपका और ये पॉइंट C था जिस पे इसने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे ये जो ब्रेक हुआ है और ये जो ये स्मॉल डिस्टेंस आपके पास में है वो क्या है, h है, और ये दोनों साइड में बराबर डिस्टेंस क्या है, h मान। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में और इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, fc - h हो जाएगा। यानी कि फंक्शन जो ये इस पॉइंट पे ब्रेक हुआ है इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में fc - h और इस पॉइंट पर क्या होगा, fc + h होगा। क्योंकि देखो अपन ने लिमिट में पढ़ा था कि लिमिट x टेंड्स टू c fx = क्या होगा, fc होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर अपने को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है समझ में तो x टेंड्स टू यानी कि जो x है वो किसकी तरफ जा रहा है, c की ओर जा रहा है। तो ये जब c की ओर जा रहा है तो इसका मतलब ये जो इसका मान है fc ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसका एग्जैक्ट मान नहीं है। जैसे मान लो ये कहूं मैं कि जैसे मान लो ये आपके पास में ग्राफ था और ये ग्राफ आपके पास में ऐसा है और ये कहीं पे ब्रेक हो गया, मान लो ये यहाँ पे ब्रेक हो गया। ठीक है, और ये पॉइंट था आपके पास में जैसे हो गया ये 7। अब इस 7 की तरफ यानी कि अगर मैं ये कर दूं कि लिमिट x टेंड्स टू 7, x किसकी ओर जा रहा है, 7 की ओर जा रहा है। और 7 की ओर जाने के आपके पास में दो तरीके हैं, एक तो आप लेफ्ट साइड से जा सकते हो और एक आप राइट साइड से जा सकते हो। तो जब आप लेफ्ट साइड से जाओगे तो 7 से थोड़ा कम होगा, यानी ये क्या होगा आपके पास में 6.9999 और 99 होगा। और अगर आप 7 के राइट साइड से आते हो इसका मतलब क्या है, आपके पास में 7.00000001 यानी कि क्या होगा, ये इसके नेबरहुड में होंगे, यानी क्या होंगे, इसके परिवेश में होंगे ये जो पॉइंट्स होंगे। तो अगर ये 7 के लेफ्ट साइड में आ रहा है तो फिर आप उसको क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 7 माइनस। ठीक है, और ये जो भी फंक्शन आपका वो क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। अगर आप राइट साइड से आ रहे हो तो फिर ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 7 प्लस fx हो जाएगा। ठीक है, और इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो अगर कोई पॉइंट C होता तो भी अपन उसी से इसको डिस्कस करते हैं। अगर जैसे मान लो अब ये है और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे माना x टेंड्स टू 7 माइनस है। ठीक है ना, और ये 7 माइनस मैंने यहां कर दिया, ये हो गया x टेंड्स टू 7 माइनस का h। ठीक है, और ये जो h है वो क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है यानी अल्प संख्या है, और जो h रहेगा वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। और ये जो h होता है वो होता क्या है उसी को भी अपन को समझना है। यहाँ पे देखो जो 7 और इसके जो पास में जो वैल्यू थी उसमें जो डिफरेंस आएगा, अब डिफरेंस यहाँ पे देखो 0.0000 और ये 1 का डिफरेंस आपके पास में है। तो ये जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, आपके पास में h कहलाएगा। और इसी प्रकार से इस साइड में जो डिफरेंस होगा आपके पास में वो भी क्या होगा आपके पास में, ये h कहलाता है। h अपन ने समझ लिया कि h जो है वो 0 नहीं है, क्या है, 0 से थोड़ी सी बड़ी राशि है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि x जो है किसकी ओर जा रहा है, 7 की ओर जा रहा है। किसकी ओर जा रहा है, 7 की ओर जा रहा है। तो जब x टेंडिंग टू 7, जब x 7 की ओर जाएगा तो फिर h जो होगा वो क्या होगा, h 0 की ओर अग्रसर होगा, यानी h किसकी ओर जाएगा, 0 की ओर जाएगा। तो फिर इस जो
इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर इसको मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा आपका x किसी और 7 माइनस h, तो फिर x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 7 माइनस h रख सकता हूँ। इसी प्रकार से जो लिमिट है आपकी x टेंडिंग टू 7 प्लस, यानी कि आप 7 की ओर राइट साइड से जा रहे हो, तो फिर इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 7 प्लस h लिख सकते हैं, और जहां x टेंडिंग टू x और h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं अपन लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा आपका f 7 माइनस h। और 7 कौन सा पॉइंट है, वह पॉइंट है जिस पे अपन कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो चीज है वो मैं यहाँ पे लागू कर रहा हूँ, इसी चीज को समझाने के लिए मैंने इस चीज का यूज किया है। अब देखो उसने कहा कि ये जो फंक्शन था आपका वो किसी पॉइंट x = c पे ब्रेक हो गया, तो ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे जो डिस्टेंस मैंने ली है, तो दोनों साइड में क्या है hs डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, क्योंकि इस पॉइंट पे पहुंचने के अपने पास में दो तरीके हैं, जैसे अपने पास में 7 के पास में पहुंचने के दो तरीके थे। तो एक तो इस साइड में आप चलोगे तो देखो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख सकते हैं इसको क्या, कि अगर मैं लिमिट के फॉर्म में लिखूंगा इसको, तो फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू c प्लस भी लिख सकता था। और फिर ये जो था उसको मैं मान सकता था ऐसे कि x टेंड्स टू c माइनस h और c प्लस h, ठीक है ना। और इसको मैं लिख सकता था लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस। तो ये जो c पॉइंट है, ये c पॉइंट क्या है आपका, जिस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी यानी संगतता आपको चेक करनी है वो पॉइंट होता है। तो फॉर्मेट अपना यही रहने वाला है, तो उसी चीज को मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको अपन लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा आपका fc माइनस h, और ये जो पॉइंट होगा आपका वो क्या होगा fc होगा। यानी कि ये जो पॉइंट था x = c पॉइंट, उसको मैंने किस में रख दिया, फंक्शन में रख दिया। और ये तो हो गई आपकी क्या दाईं सीमा हो गई, सॉरी बाईं सीमा हो गई। और ये हो जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा आपका f प्लस c, और ये इक्वल है दोनों, और ये इक्वल है किसके fc के, यानी कि उस फलन का उस बिंदु पर मान। यानी कि इसको मैं क्या लिख रहा हूं कि बिंदु x = c पर फलन की बाईं सीमा वो बराबर होगी x = c पर फलन की दाईं सीमा, और किसके इक्वल होगी x = c पर फलन का मान। तो अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आती हैं, अगर ये तीनों जो मान है फंक्शन का अगर इक्वल आता है, इसका मतलब ये फंक्शन कहीं टूटा नहीं है, ठीक है ना, ये फंक्शन कहीं से ब्रेक नहीं हुआ है। अगर इक्वल मान ये अगर देता है तो भाई इक्वल मान आ रहा है, इसका मतलब एक ही पॉइंट है वो, इसका मतलब फंक्शन जो अपना है, जो ग्राफ अपने ड्रॉ किया था वो टूटा नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर तीनों मान इक्वल आते हैं तो दिया गए बिंदु पर, यानी कि दिया गया बिंदु कौन सा है x = c पॉइंट है, उस बिंदु पर जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, संतत होगा। अगर ये मान इक्वल नहीं आते हैं, जैसे मान लो कि बिंदु x = c पर फलन की जो बाईं सीमा है वो इक्वल नहीं है किसकी, बिंदु x = c पर फलन की दाईं सीमा की, तो फलन क्या नहीं होगा, कंटीन्यूअस नहीं होगा, यानी डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। अगर मान लो ये बिंदु x = c पर फलन की जो दाईं सीमा है वो नॉट इक्वल टू किसके, उसी बिंदु पर फलन का मान, तो भी फलन क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। डिसकंटीन्यूअस की भी अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो फॉर्मूला अपने पास में बन के आया है उस फॉर्मूले को अपने को अप्लाई करना सीखना है, और इसी पैटर्न पे क्या होता है अपने क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो यहाँ से देखो इसको हटाते हैं और एक क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि अपन कर क्या रहे हैं। ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आपको
लग रहा होगा कि हार्ड है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके पास में कोई फंक्शन दे दिया कि fx इज इक्वल टू है 2x प्लस 3, ये आपको फंक्शन दे दिया और बोल दिया कि x इज इक्वल टू 1 पर फलन की संततता की या संततता की जांच कीजिए, संततता की जांच कीजिए, ठीक है। अब देखो वही बात की थी कि अगर अपन इस फंक्शन का ग्राफ थोड़ी बनाने बैठेंगे एग्जाम में, भाई ये तो मान लो एक इजी सा अपने को फंक्शन दे दिया, अगर वो हार्ड अगर अपने को फंक्शन दे देता तो शायद अपन उसका जल्दी से क्या नहीं बना पाते, ग्राफ नहीं बना पाते। इसीलिए इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो मैंने आपको बताया था कि अपन इसी फॉर्मेट से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो बिंदु आपको दिया है x इज इक्वल टू 1, वो बिंदु क्या है आपका x इज इक्वल टू c पॉइंट है। ये जो c पॉइंट है वो आपको कुछ भी दे सकता है, 2 5 4 0 कुछ भी देगा। एक फिक्स्ड पॉइंट पे पूछेगा कि इस फिक्स पॉइंट पे जो दिया गया फंक्शन है वो क्या है, संतत है। तो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पर अपने को क्या करना है कि बिंदु x इज इक्वल टू 1 पर फलन की, चाहे दाईं सीमा पहले निकाल लो, बाईं सीमा निकाल लो, या फिर फलन का मान निकाल सकते हो। x बराबर 1 पर फलन की दाईं सीमा। अपन जानते हैं कि बिंदु x इज इक्वल टू 1 पर या फिर बिंदु x इज इक्वल टू c पर जो फलन की दाईं सीमा होती है वो क्या होती है, लिमिट s टेंड्स टू 0, और ये होता है आपका fc प्लस h होता है। c कौन सा पॉइंट है, वह पॉइंट है जिस पे अपन उस फलन की संततता की जांच कर रहे हैं। फिर क्या जाएगा आपके पास में, हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 और ये होगा आपका fc प्लस h, ये फॉर्मूला हो गया। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा f c पॉइंट, और c पॉइंट आपके पास में क्या है, 1 है, जिसपे क्या है फलन की संततता की जांच करवा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस h, ठीक है। अब देखो ये क्या है, फंक्शन जो है आपका, उस फंक्शन में x की जगह आपको रिप्लेस करना है 1 प्लस h, तो फिर ये हो जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0, और ये आपके पास में फंक्शन है, और फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां आप क्या रखोगे, 1 प्लस h रखोगे, तो ये आएगा आपके पास में 2, x की जगह आप रखोगे 1 प्लस h और प्लस में 3। इसको सोल्व करोगे आप तो आएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0, और ये होगा आपके पास में 2 प्लस 2h प्लस 3। आगे सोल्व करोगे तो आएगा आपके पास में लिमिट s टेंडिंग टू 0, 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5 प्लस में 2h। h किसकी ओर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली अपन h का मान क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो यूजिंग लिमिट कर सकते हैं अपन। तो फिर आपके पास में क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास में 5, यानी कि बिंदु x बराबर 1 पर फलन की जो दाईं सीमा का मान है वो कितना हो गया आपके पास में 5 हो गया। इसी प्रकार से आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है कि बिंदु x बराबर 1 पर फलन की बाईं सीमा, तो बाईं सीमा क्या हो जाएगी आपके पास में, और वो होती है लिमिट s टेंडिंग टू 0, और ये होगा f c माइनस का h, ठीक है ना। ये क्या होगा, बिंदु x बराबर c पर फलन की बाईं सीमा, क्या है ये, बाईं सीमा। तो फिर यहाँ पे जो c पॉइंट था और यहाँ पे कौन सा पॉइंट आपके पास में 1 है, तो फिर यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट s टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा आपका f 1 माइनस का h, ठीक है। यानी कि आपको जहां x दिया है x को रिप्लेस करना है किससे, 1 माइनस h से, तो यहाँ पे x है तो x की जगह में क्या रखूंगा, 1 माइनस h रखूंगा, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट s टेंडिंग टू 0, और x की जगह आप क्या रखोगे, 1 माइनस h रखोगे, तो आएगा 1 माइनस h प्लस में 3। ये फंक्शन में मैंने रख दिया। सोल्व करोगे तो आएगा आपके पास में लिमिट s टेंडिंग टू 0, ये होगा 2 माइनस 2h प्लस 3। आगे सोल्व करोगे तो आएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0, 2 प्लस 3 हो गया 5 माइनस का 2h, h इसकी ओर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है, तो डायरेक्टली आप क्या रखोगे, 0 रखोगे, या फिर यहाँ
लिमिट। तो लिमिट का यूज करोगे तो आपके पास में वैल्यू क्या आएगी, आपके पास में 5 आएगी। यानी कि बिंदु x बराबर 1 पर फलन की जो बाह्य सीमा है वो कितनी हो गई आपके पास में 5 हो गई। तीसरी जो बात है वो है कि उस बिंदु पर जो दिया गया बिंदु है उस बिंदु पर फलन का मान। तो बिंदु x बराबर 1 पर फलन का मान, तो फलन है आपके पास में fx, तो ये आएगा f1, यानी कि x की जगह क्या रख रहा हूं, 1 रख रहा हूं, और ये आएगा आपके पास में 2 into 1 प्लस में 3, तो 2 into 1 हो गया 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहां पे देखो आपके पास में क्या प्राप्त हो गया, दिया गया जो फलन है उस दिए गए फलन की बाह्य सीमा और उस बिंदु पर फलन का मान तीनों क्या है, इक्वल है। अतः अपन लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 1 पर दिया गया फलन क्या है, संतत। ये अपना क्या है, एक प्रोसीजर है जो मैंने एक इजी सा क्वेश्चन लेके आपको समझाया है। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो अपन इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि जो दिया गया फलन है, यहां लिख सकता हूं मैं कि यदि कोई फलन fx किसी बिंदु x इज इक्वल टू c पर संतत कहलाएगा यदि ये कंडीशन है। क्या लिख दिया मैंने, यदि कोई फलन fx किसी बिंदु x इज इक्वल टू c पर संतत कहलाएगा यदि उस पर, यानी जिस बिंदु आपको जो बिंदु देगा उस बिंदु पर फलन की बाह्य सीमा, उस बिंदु पर फलन की दाईं सीमा और उस बिंदु पर उस फलन का मान तीनों अगर इक्वल आते हैं तो जो दिया गया फलन होगा वो क्या होगा, आपका संतत फलन कहलाता है। ये कंसेप्ट था आपका कंटिन्यूटी का। तो यहां से आई होप कि आपको ये जो कंटिन्यूटी है वो समझ में आई होगी। फिर भी अगर नहीं समझ में आई है तो फिर आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखना, बिल्कुल समझ में आएगा, इतना कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर आपका जो लिमिट का जो चैप्टर है वो पढ़ा हुआ है तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और अगर आपको लिमिट में डाउट है या लिमिट का चैप्टर आपको समझ में नहीं आया तो फिर मैं उस चैप्टर को जो 11th क्लास में है उस चैप्टर को मैं उसका एक वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।